नमस्कार दोस्तों, हमारा देश तो इस बात से ही खुश है कि कनाडा ने हमको G7 में आने का न्योता दे दिया। इसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई थर्ड वर्ल्ड वार जीत लिया हो, जबकि हम तो इस संगठन के सदस्य भी नहीं है, फिर भी हमें बुलाया जाता है। अगर कनाडा हमको नहीं भी बुलाता तो क्या हम कंगाल थोड़ी हो जाते? इस संगठन से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा देखे दोस्तों, हम ये आतंकी पन्नू कह रहा है कि अगर मोदी जी कनाडा आएंगे तो हम मोदी जी को कनाडा में ही घेरेंगे और जो हरदीप सिंह निज्जर की 2023 में हत्या हुई थी उसके ऊपर जवाब मांगेंगे। एक तो तुम इतना समझ लो कि तुम किस्मत वाले हो जो अभी तक जिंदा हो, नहीं जैसे निज्जर निपट गया उसी तरीके से अब तक तो कहीं निपट गए होते। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे इस G7 के संगठन के बारे में। आखिर ये G7 का जो संगठन है वो क्या है, ये इसका उद्देश्य क्या है, ये किस तरीके से काम करता है और भारत इसमें किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम इस संगठन के बारे में जानते हैं कि इसकी स्थापना कैसे हुई थी और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। 1970 का दशक था, तब पूरा वर्ल्ड उस समय आर्थिक समस्या, आर्थिक मंदी से गुजर रहा था। दूसरा तेल की समस्या थी, क्योंकि दुनिया के देश तरक्की करते जा रहे थे, विकसित होते जा रहे थे, तो तेल की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो उस समय दो प्रमुख समस्या थी, एक तो थी आर्थिक मंदी और दूसरी थी तेल की समस्या, जिसकी वजह से दुनिया के कुछ विकसित देश थे, उन्होंने मिलकर एक फैसला लिया कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए, जिसके बारे में दुनिया के देश इकट्ठा हुए और उन देशों में प्रमुख रूप से 6 देश शामिल थे। उनमें 6 देश कौन कौन से थे? एक तो था अमेरिका, यूएस, दूसरा था ब्रिटेन, यूके, तीसरा था फ्रांस, चौथा था जर्मनी, पांचवा था इटली और छठा था जापान। ये उस समय दुनिया के विकसित देश थे। जर्मनी उस समय पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी हुआ करता था, इसके जो इस समय शामिल था वो था पश्चिमी जर्मनी। तो ये दुनिया के जो 6 देश थे, विकसित थे, इन्होंने मिलकर फैसला लिया कि एक संगठन बनाया जाए जिसका उद्देश्य हो आर्थिक समस्या से कैसे निपटा जाए, मुद्रास्फीति से कैसे निपटा जाए, बेरोजगारी से कैसे निपटा जाए। ये इसके उद्देश्य इसके संगठन के समय रखे गए थे। तो उस समय ये G6 के नाम से जाना जाता था। G6 मतलब दुनिया के देशों का, विकसित देशों का एक ऐसा संगठन था जो अपनी समस्याएं, आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए एक संगठन बनाया गया था, जिसे G6 के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, G7 कैसे पड़ा, G8 कैसे पड़ा, उसके बारे में देखते हैं। अब इसके बाद यह संगठन की स्थापना हुई थी 1975 में। 1975 में इसके बाद 1976 में 1976 में इसमें कनाडा को शामिल कर लिया गया, तो यह बन गया G7। फिर क्या बन गया? G7 बन गया। इसके बाद भी क्या हुआ? इसके बाद 1998 में रूस को भी शामिल कर लिया गया, रशिया को भी शामिल कर लिया गया और ये बन गया G8। अब ये G8 संगठन दुनिया के विकसित देशों का एक समूह था। अब ये G7 कैसे रह गया? क्योंकि G8 पहले हुआ करता था, तो G7 फिर वापस हो गया। ये इसलिए हुआ कि 2014 में रशिया और यूक्रेन का संकट बढ़ गया, तो रशिया ने क्या किया? यूक्रेन का क्रीमिया इलाका कब्जे में कर लिया। क्रीमिया, यूक्रेन का जो क्रीमिया इलाका था उसके ऊपर कब्जा रशिया ने कर लिया। तो ये सातों देश इससे नाराज हो गए रशिया से, क्योंकि तुमने यूक्रेन के ऊपर कब्जा क्यों किया, उसके क्षेत्र पर, उसकी भूमि पर कब्जा क्यों किया। जिसके चक्कर में इन्होंने क्या किया? एक मीटिंग की और मीटिंग के बाद 2014 में रशिया को इससे बाहर निकाल दिया गया और अब इसमें G7 ही बच गया। अब G8 में से एक देश बाहर निकल गया और G7 अब यह बच गया, तो अब यह G7 संगठन के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, इसमें भारत सदस्य नहीं है, भारत इसका कोई सदस्य नहीं है, फिर भी भारत को क्यों बुलाया जाता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका मुख्यालय कहां है। इसका मुख्यालय, जो G7 का जो संगठन है, इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय कहीं भी नहीं है। दूसरा, इसका बजट, भाई बजट भी तो होता होगा कुछ जिससे ये संगठन चलता है, तो इसका बजट भी कुछ नहीं है। तो ये संगठन कैसे वर्क करता है, कैसे कार्य करता है? जैसे दोस्तों, हर साल इसकी बैठक होती है और ये बैठक चक्रवाई होती है। चक्रवाई कैसे? कि जैसे एक साल बैठक हुई अमेरिका में, दूसरे साल हुई
ब्रिटेन में, तीसरे साल हुई फ्रांस में, चौथे साल जर्मनी में, पांचवें साल इटली में, छठे साल जापान में और सातवें साल कनाडा में। फिर से नंबर आ जाएगा अमेरिका का, यूके का, ऐसे चक्रवाइज इसकी बैठक होती है। और जिस देश में बैठक होती है, जिस देश में इसकी सभा होती है, उसी देश इसका अध्यक्ष होता है और वही सारा खर्चा करता है इसके आयोजन का। जैसे भारत में भी G20 हुई, तो उसी तरीके से इसकी जो बैठकें होती है वो हर साल होती है और वही देश इसका खर्च वहन करता है और वही देश उस साल का अध्यक्ष रहता है। जैसे अगले साल अगर चला गया, यूके में चला गया, तो अगले साल यूके अध्यक्ष हो जाएगा। जैसे इस साल कनाडा में होनी है तो कनाडा इसका अध्यक्ष रहेगा और सारा खर्चा वही वहन करेगा। इसका कोई मुख्यालय नहीं है, कोई इसका बजट नहीं है। यह केवल इसी उद्देश्य से बनाया गया था कि जो विश्व में जो समस्याएं चल रही हैं उस पर सारे देश, विकसित देश एक साथ बैठकर विचार किया जा सके। अब दोस्तों इनमें कोई भी एशिया का देश नहीं था, एक जापान को छोड़कर। दूसरा, जैसे और भी भारत जैसे कई देश थे, भारत था, चीन था, तो इस समय दुनिया की ताकतवर शक्ति है और आर्थिक दृष्टि से भी भारत, चाइना दूसरे नंबर पर है, भारत अभी चौथे नंबर पर आने वाला है। तो दुनिया की सबसे टॉप की जो महाशक्ति इकोनॉमिक रूप से है वो तो भारत और चीन जैसे देश हैं, अमेरिका को छोड़कर। तो अब इस संगठन का क्या उद्देश्य है? इस संगठन का कोई मतलब नहीं रह जाता जिस संगठन में कोई भारत जैसा देश नहीं हो। अब इसमें दोस्तों भारत को क्यों बुलाया जाता है, इसके बारे में हम देखते हैं। दोस्तों हुआ क्या था कि 2005 की बात है, 2005 की, जब फ्रांस के राष्ट्रपति थे निकोलस सरकोजी। फ्रांस के राष्ट्रपति थे निकोलस सरकोजी। उन्होंने कहा कि जैसे G7 का जो संगठन था वो जो विकसित देशों का था, लेकिन उन्होंने कहा कि अब तो विकसित और भी बहुत सारे देश हो गए हैं और इकोनॉमिक दृष्टि से भी सुपर पावर बन गए हैं। जैसे चाइना दुनिया की इस समय दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति है और भारत इस समय चौथे नंबर पर आने वाला है, चौथी सबसे बड़ी महाशक्ति है इकोनॉमिक दृष्टि से। तो इनको भी शामिल किया जाए, जो विकासशील देश हैं, जो लगातार तरक्की करते हैं, इनके बिना पूरा विश्व कैसा? क्योंकि अब तो इनकी तो धीरे धीरे नैया डूबती जा रही थी, केवल अमेरिका को छोड़कर ब्रिटेन और कनाडा, इनकी तो इकोनॉमी भारत की ज्यादा है। और दूसरी बात, जापान से भी भारत की आगे होने वाली है, तो भारत भी इकोनॉमिक दृष्टि से पावरफुल बनते जा रहा है। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, निकोलस सरकोजी ने एक सुझाव दिया। तो उस सुझाव में यह था कि जैसे और भी देश थे G7 के अलावा और भी देश थे, जैसे चीन था, भारत था, ब्राजील था और साउथ अफ्रीका था, और एक देश और था इसमें मैक्सिको। तो इसने कहा निकोलस सरकोजी ने कि अगर इन देशों को भी हम शामिल कर लेते हैं तब तो पूरा विश्व बिरदारी के बीच में एक सामंजस्य बैठाया जा सकता है। हम क्या उखाड़ लेंगे, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था तो वैसे भी डूबती जा रही है। तो इन देशों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए, जब भी इस संगठन का मकसद रह जाता है। तो इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जैसे G7 तो ये शामिल होते थे हर बैठक में, तो इसके बाद 2005 में 31वीं बैठक हुई इसकी 2005 में। उसके बाद से जो ये 5 देश हैं, चीन, भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और मैक्सिको, इन 5 देशों को भी इस संगठन में बुलाया जाता है, लेकिन अभी तक इस संगठन का परमानेंट सदस्य नहीं बनाया गया है। अभी तक इस पर सामंजस्य नहीं बैठ पाया है G7 के सदस्यों में भी कि इन देशों को शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। अब दोस्तों जिसके बाद से 2005 के बाद से चीन, भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और मैक्सिको को इसमें हर साल बुलाया जाता है, जिसकी वजह से कनाडा ने भी भारत को इस साल आने का न्योता दिया है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें खुशी मनाने की क्या बात है? भारत इसमें शामिल पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, अभी तो परमानेंट सदस्य भी नहीं है। भारत को ऐसे बुलाया जाता है जैसे इन देशों को और देशों को भी बुलाया जाता है। अब दोस्तों इस संगठन के अब जो प्रमुख उद्देश्य बन गए हैं वो अब चेंज हो गए हैं। अब इसमें क्या हुआ कि पहले तो अर्थव्यवस्था के ऊपर ही विचार होता था, पहले तो क्या था, इसमें अर्थव्यवस्था के ऊपर ही विचार होता था, लेकिन अब इसका मोटो चेंज कर दिया गया है। और अब इसमें जैसे राजनीतिक जो भी समस्या है, पूरी दुनिया की जो भी समस्याएं हैं, उनको एक साथ बैठकर उसके ऊपर विचार किया जाता है कि अब इनको कैसे सुलझाया जाए। अब इसका मोटो चेंज कर दिया गया है। अब इसमें क्या क्या कर दिया गया है उसको हम देखते हैं। इसमें दोस्तों इसका जो उद्देश्य अब हो गया है, विकसित देशों की
जो विकसित देशों की आर्थिक एवं राजनीतिक समस्या, पहले क्या था, पहले तो केवल आर्थिक समस्या थी, अब इसमें राजनीतिक समस्या को भी जोड़ दिया गया है। दूसरा, वैश्विक जो आर्थिक मुद्दे हैं उन पर ये विचार करते हैं। तीसरा, पर्यावरण पर भी विचार करते हैं कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, क्योंकि उद्योग धंधे, फैक्ट्रियां और दुनिया के जो विकसित देश है इतनी कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं जिसकी वजह से पर्यावरण को बहुत बड़ा खतरा है। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भी चर्चा इसमें होने लगी है, अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भी। जैसे दोस्तों दुनिया में कोई दो देश लड़ रहे हैं या किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, उस पर कैसे विचार किया जाना है, उसको कैसे शांत करना है, कैसे दुनिया में शांति स्थापित करनी है, इस पर भी इन पर विचार किया जाता है। दोस्तों पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय अपराध और शस्त्र प्रचार एवं राजनीतिक संकट। अंतर्राष्ट्रीय अपराध जैसे आतंकवाद जैसी समस्या है उससे कैसे निपटा जाए, मिडिल ईस्ट में जो भी समस्याएं चल रही हैं विद्रोहियों की, उससे कैसे निपटा जाए, किसी भी देश में गृह युद्ध हो रहा है तो उससे कैसे निपटा जाए, उसको कैसे शांत कराया जाए, कैसे उसमें वापस से सरकार स्थापित की जाए। शस्त्र प्रचार, इस समय दुनिया में हथियारों की होड़ मची हुई है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पर भी इसमें विचार किया जाता है। और राजनीतिक संकटों के ऊपर तो विचार किया जाता है। तो दोस्तों यह था G7 संगठन, इसकी संरचना, बनावट और ये किस तरीके से काम करता है, इसके उद्देश्य क्या है, इसमें भारत की क्या भूमिका है, शायद आपको भी पूरी समझ में आ गई होगी। अगर भारत को इसमें नहीं बुला जाता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस समय ताकतवर देशों का ही राज है, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे इंडिया हो, इस संगठन से कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरा, इकोनॉमिक दृष्टि से हम दुनिया के पावरों के बारे में देखें तो अमेरिका, चाइना, फ्रांस और भारत और जापान जैसे देश हैं, तो और जैसे देश हैं वो उनकी इकोनॉमी लगातार गिरती जा रही है। तो विकसित देशों के जैसे आर्थिक रूप से समृद्ध देशों के लिए यह संगठन बनाया गया था, तो इस संगठन का कोई मतलब और उद्देश्य नहीं रह गया है। लेकिन दोस्तों वर्तमान में थोड़ी बहुत भूमिका इसकी जो बची है वो इसलिए है क्योंकि IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं पर लगभग इसका कंट्रोल है, इनका वर्चस्व स्थापित है। क्योंकि अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश ही वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है IMF उस पर अपना वर्चस्व रखते हैं, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूट इनमें सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि इसका जो महत्व है वो थोड़ा सा अभी भी बना हुआ है। और दोस्तों जिस संगठन में भारत नहीं है उस संगठन में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भारत इस समय दुनिया की उभरती हुई ताकत है। दूसरा, इस समय भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, तो जिस संगठन में भारत नहीं है उस संगठन की कल्पना करना भी बेकार है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।